नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी जो है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों की एकदम धाकड़ चल रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं बैक पेपर शुरू भी हो गया है 23 जुलाई से, और फ्रेश पेपर या रेगुलर पेपर जिसे बोलते हैं 5 अगस्त एंड 6 अगस्त से स्टार्ट है सेकेंड सेमेस्टर का 5 से और 6 से फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, उसमें हमने सेकेंड सेमेस्टर के लिए एचएपी सेकेंड का वीडियो लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड करके अपलोड भी किया है, आप देख सकते हैं उसे। बहुत आसानी से हम लोगों ने उसे दिखा था, एक पार्ट उसका अभी अपलोड करना बाकी है। आज जो सब्जेक्ट होने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी। जी, पैथोफिजियोलॉजी। ओके, इसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसका भी 2-3 पार्ट में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि आप देख लेंगे तो प्रॉपर एकदम अच्छे से पास हो जाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर मैंने निकाला है लगभग 4-5 साल का, उसको देख लेंगे। और कोलॉजी फर्स्ट जो फोर्थ सेमेस्टर में है उसका भी वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा 1 से 2 दिन में, और उसका क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना चाहिए पेपर के दौरान। अब पेपर के दौरान हम सिलेबस तो पूरा कर नहीं सकते, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, कोई भी। हम लोग इस समय बस क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, क्वेश्चन से संबंधित चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो अभी फ़िलहाल आज पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद कल देखते हैं तो कोलॉजी फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये चीज़ें अपलोड होते रहेंगी, तो आप बने रहिए पीसी फार्मा के साथ। और चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो लेक्चर फार्मासिस्ट चंदन जी के साथ। चलिए देखिए, एक बार हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, और ऐसे आज इस वीडियो लेक्चर में मैं डायरेक्ट 5th यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ। 5th यूनिट के जो 4-5 टॉपिक इन्फेक्टियस डिजीज़ में है और 3 टॉपिक जो है एसटीडी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ़िलहाल। ठीक है ना। तो 5th यूनिट बोलेंगे आप, क्यों ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट क्यों नहीं पढ़ेगी, 5th से भी क्वेश्चन आते हैं। मुझे बस ऐसे लगा कि मुझे 5th से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी पढ़िए, आपको क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए, बस बात खत्म, है ना। तो 5th को डिस्कस करते हैं, जिसमें इन्फेक्टियस डिजीज़ है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इस पूरे टॉपिक को वीडियो लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक, तो चलिए एक नज़र हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, जिसमें क्या क्या पूछा है देखते हैं एक बार 5th यूनिट से। ठीक है, तो देखिए क्या है। तो क्वेश्चन पेपर में देखिए क्या चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग ऐसे ही है, तो थोड़ा समझ लेंगे बस, क्वेश्चन पर समझना है हमें क्या दिक्कत है। प्रिंटिंग थोड़ी ख़राब भी चलेगी, क्या दिक्कत है। देखिए लिखा है, इधर तो सब 1st से 4th तक है। 5th में ये देखिए पूछा है, इलिस्ट्रेट द कॉजेटिव एजेंट साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जो कि आप देख सकते हैं इसमें मेनिंजाइटिस है, टाइफाइड है, लेप्रोसी है, ट्यूबरकुलोसिस है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और एसटीडी एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया ये है। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस 2 नंबर में पूछा है, जो कि 5th यूनिट से है। एक्सप्लेन द इटियोलॉजी ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस की इटियोलॉजी से मतलब है सीधे सीधे कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट। ओके, कि आखिर ये किसके वजह से होता है सिफिलिस, तो ये भी एसटीडी में का है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो 4 नंबर देखिए यहीं पूछ दिया है। फिर नीचे अगर आते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पे देखते हैं, हाँ, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स, यानी एड्स के बारे में जो चीज़ें लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, साइन, सिम्टम, कॉजेटिव एजेंट, पैथोजेनेसिस, ट्रीटमेंट, सब चीज़ें लिखिए, तो ये पूछ दिया है। और डिस्कस कॉजेटिव एजेंट, मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस ऑफ लेप्रोसी। देखिए पैथोजेनेसिस ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी भी पूछा था इन्फेक्टियस डिजीज़ में, तो ये 7 दूनी 14 और 4 नंबर इधर। 18 नंबर का इस 5th यूनिट से देखिए पूछा था 22-23 में, 22-23, और इसमें से पूछता है, क्योंकि इन्फेक्टियस एजेंट्स एक अवेयरनेस से संबंधित हो जाती है चीज़ें, तो इससे पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि हमें सोसाइटी में या कम्युनिटी में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्टियस एजेंट आखिर फैलते कैसे हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो अवेयरनेस से संबंधित हो जाती है। तो इसलिए इसमें से क्वेश्चन जरूर 14 से 18, 20 ऐसे क्वेश्चन इतने नंबर के जरूर पूछेगा। ठीक है ना। तो जैसे देख लीजिए एड्स के बारे में जानना जरूरी है, सिफिलिस के बारे में, गोनोरिया के बारे में, क्योंकि ये अवेयरनेस से रिलेटेड है, अवेयरनेस होनी ही चाहिए। बहुत तेज़ी से ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है ना। ओके, इसे हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी। देखिए अगले साल में फिर देखते हैं, तो इधर 2 नंबर में तो नहीं पूछा है, लेकिन इधर फिर 2 क्वेश्चन पूछ दिया, एड्स के बारे में और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, इन्फेक्टियस डिजीज। ठीक है, 14 नंबर। फिर अगले क्वेश्चन में अगले पेपर में आते हैं, जो 2019-20 का है, ये देख लीजिए आप, 19 और 20 का। तो इसमें देखिए
2 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछा है, ट्यूबरकुलोसिस पूछा है, ट्यूबरकुलोसिस को डिफाइन करेंगे आप, कास्टिव एजेंट बता दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस बात खत्म। और डिस्कस द साइन एंड सिम्टम ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी के लक्षण और संकेत क्या होते हैं ये बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो एड्स अभी 3 पेपर देखिए, तीनों में पूछा था। ये एड्स के बारे में सब में पूछा है, 5 क्वेश्चन पेपर में निकाला है, 5 में पूछा है। फिर आते हैं अगले पेज क्वेश्चन पेपर पे, तो देखिए यहाँ पे भी दिया है गिव कास्टिव एजेंट एंड साइन ऑफ लेप्रोसी, सेम वही चीज़ें, फिर 2 नंबर में, ठीक है। फिर देखते हैं नीचे तो दिया है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बार बार पूछ रहा है, और एड्स तो बार ही बार पूछ रहा है ये भी, ठीक है। देखिए इसमें भी 16 नंबर पूछ दिया 5th यूनिट से, ओके। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कास्टिव एजेंट याद रखना है, लक्षण याद रखना है, बस हो गया। और ये होता किसके कारण है, बस ये सब बता देना है। फिर आते हैं ये 5th क्वेश्चन पेपर जो कि है 17-18 का, बहुत पुराना हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक हमें आइडिया मिल जाता है ना कि आखिर एग्जामिनर किन किन चीज़ों से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक, ओके। देखिए इसमें भी पूछा है द कास्टिव एजेंट ऑफ सिफिलिस के कास्टिव एजेंट बताइए, तो इसके होते हैं टर्पेनोमा पैलिडम, ओके, बैक्टीरिया होती है, उसकी वजह से ये होता है सिफिलिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। नीचे फिर आते हैं तो देख लें सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन पूछ दिया 7 नंबर में, राइट ए नोट ऑन लेप्रोसी और ग्वाइटर, तो लेप्रोसी भी 5वीं यूनिट का है और एड्स तो है ये 5वीं यूनिट का। तो देखिए इतने ढेर सारे क्वेश्चन मतलब रिपीटेटिव फॉर्म में पूछा है 5वीं यूनिट से। तो 5वीं यूनिट की चीज़ों को अब हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, ठीक है। इन्फेक्टियस डिजीज़, इसका सीधे मीनिंग होता है इन्फेक्टियस डिजीज़ का मतलब कि कोई भी पैरासाइट जब हमारे बॉडी पे, इंडिविजुअल्स के बॉडी पे वो इंटर करते हैं या फिर स्टेबल होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए और न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए, तो उसके वजह से अगर कोई हार्मफुल सिम्टम या फिर एबनॉर्मलिटी होने लगे तो उसी को इन्फेक्टियस डिजीज़ बोल दिया जाता है। समझ बात। तो इन्फेक्टियस डिजीज़ इट मीन्स व्हेन पैरासाइट आर इंटर्स और लोकेटेड या प्रेजेंट ऑन द इंडिविजुअल्स बॉडी फॉर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड सर्वाइवल, and it's not give any offering response या benefits in our body, by it the abnormality or discomfort occurs in our body is known as infectious disease। या सिंपली आप बोल सकते हैं infectious disease is type of disease which spread by या which caused by the parasites in our body। पैरासाइट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या जीव जो हमारे शरीर पे आए, हमारे शरीर से पोषण लेने के लिए, जीवित रहने के लिए, मतलब हम पे डिपेंडेंट रहे, तो उसको पैरासाइट बोल देते हैं, है ना। तो इन्फेक्टियस डिजीज़ जो है पैरासाइट की वजह से होती है। वो पैरासाइट कुछ भी हो सकता है, फंगी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ओके, बात क्लियर। अब इसमें देखिए 4-5 टॉपिक है। तो इन्फेक्टियस डिजीज़ में मेनिंजाइटिस है, टाइफाइड है, लेप्रोसी है, ट्यूबरकुलोसिस है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें से 2-3 चीज़ें आपने कुछ कॉमन टर्म्स सुना भी होगा और हो सकता है कुछ लोगों ने पूरे टर्म्स सुने होंगे। मेनिंजाइटिस ये नहीं सुना होगा, हो सकता है। तो इसमें देखिए मेनिंजाइटिस होता क्या है, आपको HAP में मेनिंजिस पढ़ाया गया था, तो उसी को मेनिंजिस में जब सूजन हो जाता है, मेनिंजिस क्या था, एक परमिएबल मेम्ब्रेन था जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कवर किया रहता था, तो उसी को मेनिंजिस बोलते थे, ठीक है ना। मेनिंजिस जिसके 3 लेयर रहते थे, ठीक है, डूरा, आर्केनाइड और पिया, ये था। जैसे आप अगर ऐसे ब्रेन को बना रहे हैं और स्पाइनल कार्ड यहीं से अगर बना दे रहे हैं, ओके, समझने के लिए हम लोग देख ले रहे हैं, तो ऐसे इसके ऊपर मेनिंजिस का लेयर बन रहता था। मैंने भी पढ़ाया था, आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं। मैं कुछ सिलेबस पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन आगे से मैं आप क्लियर कट और पूरा एकदम कोशिश करूँगा कि सिलेबस मैं पूरा करूँ अगले सेमेस्टर से, तो आप लोग टच में रह सकते हैं। PC फार्मा से सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो देखिए ये है मेनिंजिस, ओके। तो ये मेनिंजिस जो है इसके कवर किए हुए ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन कर देता है ये। तो जब इसमें सूजन हो जाता है ना, उसी को मेनिंजाइटिस बोल देते हैं भैया, ओके। टाइफाइड जो है ये भी एक इन्फेक्टियस बीमारी है जो कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, ओके। मेनिंजाइटिस के कई कारण हैं, रूबेला वायरस, बैक्टीरिया, ये सब कई फंगी की वजह से भी होता है कहीं ना कहीं। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। लेप्रोसी जो कोढ़ जिसे बोल देते हैं, इसमें सुन्न पड़ जाता है शरीर वगैरह, ऐसे ये पोर्शन काम नहीं करेगा, नर्व सेल वगैरह डेथ कर जाएंगे, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं धीरे धीरे, तो लेप्रोसी आ जाता है। ट्यूबरकुलोसिस
टीबी जिसे बोलते हैं, आपने सुना होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब पेशाब वगैरह से संबंधित जो अंग हैं, किडनी, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा, जिसके रास्ते पेशाब बाहर निकलता है, नली जो है, उसमें जब या इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसी को यूरिनरी ट्रैक्ट या यूटीआई बोल देते हैं। ओके, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये एड्स जो है वायरस की वजह से होता है, सिफिलिस जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, और गोनोरिया भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। एड्स जो है एचआईवी की वजह से होता है, सिफिलिस जो है टर्पेनोमा पैलिडम की वजह से होता है, गोनोरिया जो है नाइसेरिया गोनरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, तो आपने ये जनरल व्यू देख लिया, अब एक एनालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, चलिए भैया शुरू करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन वगैरह थोड़ा सा लेके बैठा करिए और पानी वगैरह लेके, ताकि ये बार बार डिस्टर्बेंस वगैरह ना रहे कि हाँ उठ के चलें, नहीं तो हम लोग घूमते ही रह जाते हैं। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, ये जो स्टूडेंट है उसने रेड पेन वगैरह का यूज़ कर लिया, तो 1-2 साल पुराना नोट्स है तो इसलिए वो चीज़ें फैल गई हैं। ओके, इंक, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वैसे दिख रहा होगा आपको, क्लियर है ना। चलिए देखिए, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस द कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ठीक है, मेनिंजाइटिस जो है एक सूजन की तरीके से होता है मेनिंजिस पे। ओके, मेनिंजिस जो लेयर अभी हमने समझा था यहाँ पे। देखिए, आपको अगर पेपर पर में भी डायग्राम बनाने का मौका मिले ना, पूछे तो ऐसे आप बना सकते हैं। ऐसे ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दिखा दीजिए, ये मेनिंजिस दिखा दीजिए, और एक जगह पे ऐसे ऐसे स्वेलिंग दिखा दीजिए, ऐसे मेनिंजाइटिस दिखा दीजिए, हो गया, बात खत्म, है ना। आप कर सकते हैं क्रिएटिव चीज़ें ऐसे थोड़ी सी कि हाँ और बेटर रिस्पॉन्स मिले। एक कास्टिव एजेंट क्या है, या इसी को इटियोलॉजी बोल देता है, इटियोलॉजी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वायरस, रूबेला वायरस की वजह से हो सकता है ना। एक एक नाम देख लीजिए, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से हो सकता है। ओके, ईयर इन्फेक्शन की वजह से भी ये मेनिंजाइटिस हो सकता है, क्योंकि ईयर, कान भी ब्रेन के करीब में ही है भैया। ब्रेन इंजरी और स्कल फ्रैक्चर, ओके, ब्रेन में कोई चोट लग जाए या फिर स्कल, हमारी खोपड़ी जो है, बाहर की हड्डी जो है खोपड़ी, उसमें फ्रैक्चर हो जाए, टूटा फूटा ये सब दिक्कतें हो जाए, तो भी मेनिंजाइटिस में सूजन हो जाएगा। क्योंकि जब अगर हमारे हड्डियों पे चोट लगेगा, जो ऊपर इसके हैं हड्डी जो बना पड़ा है खोपड़ी, है ना, इस पे, तो इस पे चोट लगेगा तो जाहिर सी बात है मेनिंजिस पे भी चोट लगेगा, तो इसमें सूजन हो जाएगा। ओके, फंगस की वजह से भी हो सकता है ये दिक्कतें। सिम्टम क्या क्या आ सकते हैं, फीवर, सडन, ये सब चीज़ें हो सकता है, अचानक से फीवर आना, हेडेक होना, लेथर्जी, मतलब लेथर्जी का मतलब बेहोश हो जाना, ये सब चीज़ें घातक हो सकता है। कन्फ्यूज़न, लाइट सेंसिटिव, नाउजिया, उल्टी होना, वोमिटिंग, हेलुसिनेशन, डर लगने लगेगा, ये सब चीज़ें होगा। अनकॉन्शियसनेस, बेहोश होने लगेगा, स्टिफनेस, अकड़न वगैरह हो सकता है। स्किन रैसेस, RASHES, स्किन रैसेस भी हो सकता है भैया, है ना। तो डायग्नोसिस में है, ECG वगैरह हम करवा सकते हैं, एक्सरे करके देख सकते हैं कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है ना। पैथोजिनेसिस देख लीजिए, इसमें देखिए अगर 5, 3, 8 चीज़ें पढ़नी है आपको इस पूरे 5th यूनिट में, 8 चीज़ें, तो इसको पूरा समझ लेते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मेनली तो लेप्रोसी पूछ रहा है बार बार, ट्यूबरक्लोसिस पूछ रहा है और एड्स पूछ रहा है। ओके, तो ये 3 चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और एड्स। ओके, पैथोजिनेसिस में क्या है, ये आखिर पैथोजिनेसिस का मतलब है पैथोजन जो है ये फैलते कैसे या होता कैसे बीमारी, आखिर ऐसे आया तो तुरंत थोड़ी फैल जाता है, कुछ दिन समय लगता है, बोलते हैं ना 2-4 दिन से लक्षण आ रहे हैं, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। 2-4 दिन से थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आज ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो टाइमिंग जो है उसी दौरान पैथोजिनेसिस होता है कि कैसे कैसे वो ग्रोथ किया, फैलने लगा, है ना। देखिए, ड्यू टू कॉजेटिव एजेंट, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ऑर्गेनिज्म इंटर इन ब्लड स्ट्रीम एंड रिच इन ब्रेन। जो भी कास्टिव एजेंट है वो जाहिर सी बात है वो पहले इंटर करेगा हमारे ब्लड वगैरह में, चाहे कैसे भी इंटर करेंगे, तभी तो वो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक पहुँचेंगे। ठीक है, फिर क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ये BBB इसे भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, BBB। ये एक ऐसे बैरियर होते हैं, बैरियर का मतलब ये होता है रोकने वाला, ये चीज़ों को रोकते हैं, जो फालतू चीज़ लगता है इनको कि ये नहीं हमारे समय आना चाहिए या इंटर करना चाहिए, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकता है, उनको रोकते हैं। बट ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ऐसे इनका नेचर होता है, ऐसी इनमें कैपेसिटी होती है कि ये पोषण लेने के लिए पेट में अगर घुसे, पेट से धीरे धीरे
होते होते इसे फैलते फैलते ब्लड के रास्ते स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ये सब इनको इतनी पोषण की ज़रूरत होती है, सोच लो भैया। हमें मतलब मर जाएं हम लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पहुँचेंगे, ब्रेन तक भी पहुँच जाएंगे, है ना। देखिए क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे, इन्फ्लामेशन अकर इन मेनिंजिस, और तब जो है इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह शुरू हो जाता है मेनिंजिस में। रिड्यूस ब्लड सप्लाई, आल्सो डिक्रीज सर्कुलेशन CSF इन सेरेब्रो स्पाइनल एरिया। ब्लड सप्लाई, अब जब सूजन होगी तो वहाँ पे चीज़ें जाहिर सी बात है थोड़ी सी ब्लॉकेज टाइप का इन सब चीज़ों का होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। और CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये जो है इस पर भी सर्कुलेशन वगैरह नहीं ठीक से हो पाएगा। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और जब सूजन होगा ना तो इंट्राक्रेनियल से मतलब क्रेनियम की बात हो रही है, तो ये जो हड्डी होती है इसे क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम वाला पोर्शन, ठीक है ना, हड्डी को बाहर। तो ये मेनिंजिस है आपका, ये मेनिंजिस है, ओके, बीच वाला, और ये हो गया ब्रेन। तो यहाँ पे जब ये सूजन होता है ना तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि एरिया जो है कवर कर रहा है वो, जब सूजन होगा जाहिर सी बात है एरिया कवर करेगा तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। काज्ड मेनिंजाइटिस, और इन पूरे प्रोसेस के बाद ही बोल सकते हैं आप मेनिंजाइटिस हो गया है पेशेंट को, ठीक है ना। छोटा सा चीज़ें एकदम है, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्या है, कास्टिव एजेंट इंटर करेगा, कास्टिव एजेंट फिर इंटर करेगा, क्रॉस ब्लड बैरियर BBB को क्रॉस करेंगे, और फिर इन्फ्लामेशन होगा, और यहीं पे तब रिड्यूस हो जाएगा ब्लड सप्लाई वगैरह। और जब इन्फ्लामेशन वगैरह होगा तो वही तेज़ी से सर दर्द, ये सब बुखार, ये सब आने लगेंगे, और ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा, फिर यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और काज मेनिंजाइटिस, इसी को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अगर बड़े में और लिखना रहे तो ऐसे पहले चार्ट वाइज लिख दो, और उसके बाद इसको थियरी पोर्शन में लिख दो। When enter the caustic agent in our body, then it cross the blood brain barrier। ऐसे एक बार चार्ट में भी लिखो, एक बार थियरी में भी लिखो, आपका पेज भी भरेगा भैया, है ना। क्योंकि 10 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है, चाहे 7 नंबर में, तो आपको लिखना है ना कम से कम 3 पेज 3.5 पेज लिखना है 10 नंबर में, है ना। और आपको पता है 7 में 2.5-3 पेज भी चल जाएगा, 2.5 पेज कम से कम, 2-2.5 पेज, है ना, ओके। और प्रॉपर हेडिंग वगैरह डाल के लिखा करिए भैया। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लिख ही दिए तो बहुत नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रॉपर लिखिए, ठोस लिखिए, जो लगे कि आपने नाम वगैरह लिखा उसे हाईलाइटेड कर दीजिए पेन से ही, है ना, ओके। ट्रीटमेंट, हाईलाइटर मत लेके जाइएगा कि हाईलाइटर लेके चले जाए, नहीं, बस ब्लू और ब्लैक, ओके। ट्रीटमेंट में क्या है, मेडिकेशन, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे देंगे, एंटी फंगल दवाइयाँ दे देंगे। एंटीबायोटिक्स में जैसे पेनिसिलिन, है ना, वैंकोमाइसिन, ये सब दे सकते हैं। एंटीबायोटिक आपने पढ़ा भी था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं। सपोर्टिव केयर, ऑक्सीजन थेरेपी, हॉस्पिटलाइजेशन, उसे ऑक्सीजन भी दे सकते हैं उस पेशेंट को जो ज़रा पीड़ित है, और उसे हॉस्पिटल में हम भर्ती कर सकते हैं। टाइफाइड के बारे में आप जनरली जानते भी हैं, इसमें थोड़ा सा बस जान लेंगे। टाइफाइड आल्सो नोन एज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग काज्ड बाय द बैक्टीरिया। यह जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, और लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जान पे भी बना सकती है टाइफाइड, अगर फीवर बार बार हो रहा है या हुआ है तो, ओके। इट यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये अधिकतम फैलता है हमारे शरीर में या होता है कंटामिनेटेड, दूषित भोजन और पानी की वजह से। दूषित से मतलब है जैसे बारिश वगैरह हो रहा है तो जानते हो वाटर लेवल ऊपर हो गया, या फिर आप जानते हो जब बारिश के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, तो वो अगर फूड में या पानी में प्रेजेंट है तो उनकी वजह से ये दिक्कतें होने लगती हैं, साल्मोनेला। और वो होता किसकी वजह से, इटियोलॉजी या कॉस्टिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी। याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछ देता है कॉस्टिव एजेंट भी, ठीक है। अगर मेनिंजाइटिस का 2 नंबर में कॉस्टिव एजेंट पूछ दे तो रूबेला वायरस या स्पेक्ट्रोकोकस न्यूमोनी, है ना, ओके। ये चीज़ें सिम्टम, हेडेक, फीवर, पेन, कंस्टिपेशन, डायरिया, वीकनेस, ये सब आप जानते हैं टाइफाइड के बारे में, क्योंकि ये बहुत कॉमन है थोड़ा कहीं ना कहीं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, विडाल टेस्ट होता है। पैथोजेनेसिस है, इंजेस्टेड कंटामिनेटेड फूड, जब हम कंटामिनेटेड दूषित खाना वगैरह को इंजेस्ट करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं मुंह के रास्ते। इंजेस्टेड वैसली इन्वेड स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा, और जो हमने भोजन लिया है उसमें से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, साल्मोनेला टाइफी वगैरह, ये इन्वेड आक्रमण करेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा पे, छोटी आंत के म्यूकोसा पे। छोटी आंत जो ऐसे 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 फैला होता है ना, ऐसे ऐसे करके, ओके। तो इसके म्यूकोसा, ये लेयर जो होता है ना अंदर वाला, जैसे पाइप है तो इसके अंदर वाला लेयर म्यूकस लेयर बोलते हैं, तो इस पे जो है ये आक्रमण करते हैं। इन्वेड, आक्रमण करना, यानी उस पर अपना आक्रमण का मतलब पोषण वगैरह लेना स्टार्ट करेंगे और भैया दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। टेकन अप बाय मैक्रोफेज एंड ट्रांसपोर्टेड टू द रीजनल लिम्फ नोड्स, और ये यहाँ पे मैक्रोफेगस वगैरह इन सब से लड़ते हुए भी, मैक्रोफेगस होता है जो
चीज़ों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को निगल लेते, लेकिन उनसे भी ये बच के ऐसे अब निकलने वाला है, लेकिन बच जा रहे हैं, उनसे दिक्कत ये सब चीज़ें हो रही है। तो ट्रांसपोर्टेड होते हुए रीजनल लिम्फ नोड्स, जो अलग अलग जगह पर लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड्स एक गांठ-नुमा स्ट्रक्चर होता है जो लिम्फेटिक सेल से बना होता है, तब टी सेल और बी सेल इन सब से बना होता है, और WBC भी वहाँ ढेर सारे प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। सैल्मोनेला टाइफी मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड टिश्यू, ये लिम्फ नोड के टिश्यू पे, इस पे भी ये जो है मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ग्रोथ करेंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं भैया। इंटरेक्ट विद द इंट्रोसाइट्स एम सेल माइक्रोफोल्ड सेल, और ये इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे जुड़ जाते हैं इंट्रोसाइट यानी आंत के सेल्स के पास, माइक्रोफोल्ड सेल्स, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, माइक्रो मतलब जो मुड़े मुड़े से विली वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये फैलते हैं, ये सब चीज़ें करती हैं। ड्यूरिंग एट 1 to 3 वीक ऑफ इंक्यूबेशन इन पीरियड डायरिया वगैरह होने लगता है, यानी कि 1 से 3 सप्ताह तक अगर ये इंक्यूबेट हुए, मतलब ग्रोथ करते रहे तो वहाँ पे डायरिया वगैरह भी होने लगता है। एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड बेसिली इंटर ब्लड सीरम, और जब ये 2-3 हफ्ते ऐसे हो जाता है तो ये ब्लड सीरम यानी ब्लड में घुस जाते हैं, आंत में ही 1 से लेकर 3 हफ्ते तक रह रहे हैं, वहीं पर ग्रोथ वगैरह कर रहे हैं प्रॉपर, लेकिन उसके बाद अगर भी ये मरे नहीं या ख़त्म नहीं हुए तो ये फिर हमारे ब्लड में इंटर कर जाते हैं भैया। तो ऑनसेट ऑफ टाइफाइड फीवर, तब टाइफाइड फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवाइयाँ दी जा सकती है, इजिथ्रोमाइसिन दिया जा सकता है, सिफ्ट्रियोक्सोन दिया जा सकता है, ये सब एंटीबायोटिक हैं। और फ्लूइडी चीज़ें जो जूस वगैरह ज़्यादा मात्रा में पिया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इसमें ओरल रिहाइड्रेशन ना हो इसलिए जो सलाइन वगैरह भी कहीं कहीं चढ़ाया जा सकता है, और ORS भी पिलाया जा सकता है। तो ठीक है, तो सैल्मोनेला टाइफी जो है दूषित भोजन से इंटर कर रहा है, उसके बाद ये इंट्रोसाइट यानी कि आंत में जो है ये सेल डिवीज़न वगैरह हो रहा है इसका प्रॉपर, है ना, और उसके बाद ये 1 से 3 हफ्ते बाद ये जो है ब्लड में इंटर कर जाएगा, और उसके बाद हमें फाइनली टाइफाइड फीवर का सिम्टम दिखने लगेगा। ओके, डन, ठीक है ना, आपने ये देख लिया। बस याद रखिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी। ट्यूबरकुलोसिस, TB जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं आप, TB। ओके, ट्यूबरकुलोसिस, ये पूछता है बार बार, कई बार पूछा है, देख लीजिए, तो थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या है। इज़ अ कम्युनिकेबल क्रोनिक ग्रेनुलोसाइट्स डिजीज़। ओके, ये जो है एक कम्युनिकेबल यानी कि कम्युनिकेशन में या फिर कम्युनिटी में फैलने वाला बीमारी, या क्रोनिक लंबे समय तक चलता रहता है, यानी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते 3 महीने ऐसे तक ये एकदम हुआ ही रहेगा पेशेंट को, है ना, प्रॉपर TB लंबे समय तक। इसमें वेट लॉस, ये सब चीज़ें दिक्कतें बहुत होती हैं, बहुत घातक बीमारी भी होती है, डेथ भी हो जाता है पेशेंट का बहुत लोगों का। जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड फैगोसाइटिस आर अनेबल टू किल सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसमें WBC जो है बहुत से बैक्टीरिया और वायरस इन सब को किल करने में असमर्थ हो जाते हैं। ओके, इट इज़ ए पोटेंशियल सीरियस इन्फेक्टियस बैक्टीरियल डिजीज़। ये देखिए, पोटेंशियल मतलब प्रभावशाली, ये एक प्रभावशाली सीरियस इन्फेक्टियस डिजीज़ है। द मेनली इफेक्टिव लंग्स, जो कि मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, और जानते हैं आप फेफड़े भी बहुत अहम रोल, वाइटल आर्गन के अंतर्गत आता है, बहुत अहम रोल हमारे बॉडी में प्ले करते हैं या जिम्मेदार होते हैं सांस लेना छोड़ना, क्योंकि अगर सांस लेना बंद तो हम भी बंद, मतलब आदमी डेथ कर जाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये बहुत पोटेंशियली प्रभावशाली बीमारी है, और लंग्स को ही मेनली प्रभावित करता है, फेफड़ों को। द बैक्टीरिया दैट काज TB आर स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, COUGS, कफ्स और स्नीज। ये फैलता कैसे है? जब भी हम जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है जो पीड़ित है इस चीज़ों से, तो उसके पास आएंगे और वो उसके कफ खांसी इन सब चीज़ों से फैल जाता है, छींकेगा और वो उड़ते हुए हमारे नाक के रास्ते अंदर चला गया, तो फिर वो बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। इट इज़ मेनली 2 टाइप, पल्मोनरी TB और एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। 2 टाइप के हो सकते हैं। पल्मोनरी TB से मतलब है लंग्स को प्रभावित करे, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB यानी कि लंग्स के अलावा भी पोर्शन को अगर प्रभावित करे तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB बोलते हैं। ओके ब्रदर, ठीक है, आगे देखते हैं। कॉजेज़ क्या है आपको पता होना चाहिए, पता होगा क्या होगा काज। TB का काजेज़ क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। सिम्टम क्या है?
कफिंग है फ्रॉम 3 to 4 वीक्स, वीक्स है नीचे लिखा है, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। कफिंग जो है खांसी, ये जी रहेगा भाई, सॉरी, ओके। कफिंग फ्रॉम 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 हफ्तों तक एकदम कफिंग, खांसी वगैरह ये सब होते रहेगा, बलगम वगैरह आने लगेगा। चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, और पेन इन ब्रीदिंग, और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है, सांस लेने और छोड़ने में। अनइंटेंशनल वेट लॉस, मतलब हम जितना सोच भी नहीं सकते उस हिसाब से वेट लॉस होगा। जैसे 1 किलो मान लो महीने में घट गया तो अलग चीज़ है, अब महीने में 5 किलो 10 किलो वेट घट जाए ऐसे बेमतलब, तो ये एक लक्षण है टीबी का हो सकता है। फैटिग्यू, बहुत तेज़ी से मूर्छित होना या फिर जो है थकान होना, ये सब चीज़ें। फीवर, बुखार। नाइट स्वेट, रात में पसीना आना। ठंडी लगना, चिल मतलब ठंडी लगना। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम हो जाना या खो जाना एकदम से, ठीक है। डायग्नोसिस में इसको, डायग्नोसिस कैसे मतलब जांचते वगैरह कैसे हैं कि हाँ कंफर्म करना है कि हाँ नहीं यही है, वैसा थोड़ी कि खांसी आ ही रहा है तो मतलब टीबी हो गया। वेट लॉस और भी चीज़ों से हो सकता है ना, तो ये चीज़ें। लीवर आपका ना ठीक से काम करे तो भी वेट वोट वगैरह लॉस हो जाता है, पाचन ना हो तो। ऐसा नहीं है कि हर लक्षण का मतलब एक ही चीज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज डिटेक्टेड द टीबी बैक्टीरिया। टीबी स्किन टेस्ट करके, और टीबी ब्लड टेस्ट करके, है ना, और म्यूकस वगैरह भी लेके चेक करते हैं। पैथोजेनेसिस, आखिर ये कितने दिन में कैसे कैसे होता है। पैथोजेनेसिस पे यहाँ देखिए थोड़ा सा राइटिंग चेंज है, ये हमारे रुद्रा सर या पटेल सर, जिसका 1-2 वीडियो अपलोडेड है, उनकी राइटिंग है यहाँ पे, एक पेज पे देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इनहेलेशनल ऑफ एयरबॉर्न ड्रॉपलेट कंटेनिंग माउथ। इनहेलेशनल यानी कि जब ड्रॉपलेट फॉर्म, बूंद के फॉर्म में जो छींक वगैरह किया है जो भी पेशेंट है, तो उसके वजह से ऐसे निकला ऐसे, ठीक है ना, और वो उड़ते उड़ते किसी के नाक पे या ऐसे दरवाजे पे चिपका हुआ है या तावल पे चिपक गया, और वो तावल की जो व्यक्ति है यूज किया उसको भी तब होने के चांसेस रहते हैं। ओके, ठीक है। फिर आते हैं और चीज़ें क्या है, फिर है ट्रेवल टू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट टू द एल्वियोली, और ये फैलते फैलते मुंह के रास्ते या फिर नाक के रास्ते ये पहुंच जाते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, एल्वियोली तक। एल्वियोली आपको पता है फेफड़े के सबसे छोटे पोर्शन होते हैं। ओके जी, तो एल्वियोली तक पहुंच जाए और इनग्लव द एक्टिवेटेड एल्वियोलर मैक्रोफेगस डेंड्राइट सेल। यहाँ पे जो एल्वियोली में मैक्रोफेगस सेल्स वगैरह हैं जो निगलते हैं अनवांटेड चीज़ों को, वो एक्टिवेटेड होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। क्यों, अभी आगे फिर देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम ट्यूबरकुलोसिस, एम वही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, ठीक है। सेकेंड फेज, ये अगर फर्स्ट स्टेज देखा जाए जिसमें इंटर किया और एल्वियोली तक पहुंचा, उसे फर्स्ट स्टेज आप कर सकते हैं। सेकेंड फेज में या सेकेंड स्टेज में होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा इनका, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, और ब्रस्टली ऑफ सेल, रिलीज ऑफ बैसिलर इंटर टू द आउटर सेल, ठीक है। और यहीं पे ये मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो ये ब्रस्ट करेंगे और फटेंगे वहाँ के सेल्स वगैरह के पास, या रिलीज़ होंगे वहाँ से, और ढेर सारे क्लासिफिकेशन करके मुक्त होंगे, और उसके बाद वो अलग अलग पूरे पोर्शन में आर्गन के फैल जाएंगे, लंग्स वगैरह में, पूरे हर जगह पे, है ना। इन्फेक्टेड माइक्रोफेगस डायरेक्टली स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, और ये जब माइक्रोफेगस या फिर जो इन्फेक्टेड सेल्स वगैरह हैं वहाँ पे जो है वो भी पूरा फैल के लिम्फ नोड को भी प्रभावित करने लगते हैं। लिम्फ नोड अभी बताए थे, जो लिम्फेटिक सिस्टम के आर्गन होते हैं उसे लिम्फ नोड कहते हैं, वो छोटे छोटे गांठ-नुमा होते हैं स्ट्रक्चर। फिर तीसरे फेज़, अगर तीसरा फेज़ में डिवाइड किया जाए, ऐसे आप जरूरी नहीं है फेज़ आप लिखिए, आप डायरेक्ट लिखते जाइए। टी सेल एक्टिवेशन ऑफ लिम्फ नोड, इनिशिएशन ऑफ सेल मेडिएट इम्यूनिटी, और यहाँ पे टी सेल भी जो टी सेल होता है हमारा इम्यूनिटी वाला इम्यून सेल, वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। देखते हैं ये क्या करते हैं भैया बीच में। माइग्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, ये आगे होते रहता है, टी सेल एक्टिवेट वगैरह ये सब चीज़ें। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमास, और यहीं पे देखो ग्रेन्यूल्स ढेर सारे बनने लगते हैं जो एम ट्यूबरकुलोसिस है। उसके बाद होता क्या है, 2 चीज़ें अफेक्टेड हो सकती हैं, एक था ना लंग्स वाला पल्मोनरी, और एक था अदर देन पल्मोनरी, तो ओनली लंग्स। अब इस सेल्स के बनने की वजह से, ग्रेन्युलोमास की वजह से, तो
यहाँ पे दो तरीके से प्रभावित हो सकती है टीबी, हमारे शरीर के लिए प्रभावी हो सकता है, लंग्स को डायरेक्ट अफेक्ट करे प्राइम, और या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी कि अदर पोर्शन को दिक्कत करने लगे, गांठ वगैरह बनाने लगे, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। तो आप सिर्फ इसके पैथोजेनेसिस में ये याद रखिए कि इंटर करेगा हमारे लंग्स, माउथ के थ्रू लंग्स में पहुंचेगा, वहाँ पे एल्वियोली को अफेक्टेड करने मतलब स्टार्ट होगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद वो ब्रस्ट करेंगे और टी सेल भी वहाँ पे एक्टिवेट होंगे, बट इट्स नॉट एक्ट प्रॉपरली इट्स फंक्शन, ठीक है ना। उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा मास होगा, ग्रेनुलोमास, और वहाँ से फिर लंग्स और पूरी प्रॉपर अदर ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो आप इसको ऐसे चार्ट वाइज भी लिखिए, उसके बाद थियरी पोर्शन में भी लिखिए, टाइम को ध्यान रखते हुए, जिससे पेज भर जाएगा आपका, ठीक है। तो टीबी में, और टीबी का मेन कास्टिव एजेंट क्या है याद रखिएगा, क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, स्पेलिंग वगैरह प्रॉपर आप एक दो बार लिख डालेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और स्पेलिंग सही होना चाहिए ना, नहीं तो एग्जामिनर तुरंत नंबर काट देगा भैया। ट्रीटमेंट में क्या होता है, द यूजुअली ट्रीटेड इज़ 2 एंटीबायोटिक्स फॉर 6 मंथ। देखिए क्रोनिक लंबे समय तक इसमें दिक्कत भी होती है, और इसीलिए लंबे समय तक दवाई भी चलानी पड़ती है, 6 महीने तक दवाइयाँ लगभग चलानी पड़ती है, 6 महीने, है ना। 6 × 30 300 दिन लगभग खाना, सॉरी यार 3 × 18 180 दिन लगभग दवाई खानी पड़ती है। आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन, आप जो कोलोजी जब पढ़ेंगे ना, सेकेंड सेमेस्टर वाले जब पहुँचेंगे धीरे धीरे 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में, तो हम लोग टीबी वगैरह के बारे में उसमें दवाइयाँ ढेर सारी पढ़ेंगे, वहाँ पे आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, ये सब चीज़ें जल्दी पहुँचेंगे आप लोग। ओके, 2 एडिशनल एंटीबायोटिक्स, और भी एडिशनल एंटीबायोटिक भी दिया जा सकता है, पैराजिनामाइड, इथम्ब्यूटाल, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। मेनली आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन यूज होता है, ये सब फॉर फर्स्ट 2 मंथ, 2 महीने के लिए एडिशनल वाले दिए जाते हैं, पैराजिनामाइड और इथम्ब्यूटाल। ओके, लगभग 6 महीने तक इसकी दवाई चलानी ही पड़ती है भैया, क्योंकि ये क्रोनिक है, अगर एक बार आप देंगे कुछ दिन में इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन फिर हो जाएगा अगर प्रॉपर पूरे कोर्स नहीं चलेगा तो। ओके, और अगली बीमारियां देख लेते हैं, हमने 3-4 डिस्कस कर लिया। ओके, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, अब लेप्रोसी डिस्कस करना है। ओके, लेप्रोसी, उसके बाद यूटीआई इन्फेक्शन, बस फटाफट 1 घंटे तक वीडियो चलेगा भैया, क्या कर सकते हैं, लंबा है ना चीज़ें। लेप्रोसी भी पूछ देता है, लेप्रोसी और टीबी इन्फेक्टियस डिजीज़ में इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही होना चाहिए। 1-2 बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, और नोट्स अगर चाहिए होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, वैसे मुझे नहीं लगता आपको नोट्स की ज़रूरत है ना। लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस याद ही होना चाहिए आपको, और इन सब का मेनली कास्टिव एजेंट याद रहना चाहिए आपको, है ना। ओके, ठीक है, देखिए लेप्रोसी क्या है। लेप्रोसी इज़ अ क्रोनिक क्यूरेबल डिजीज़ मेनली काज इन स्किन लेजन ऑन एंड नर्व डैमेज। जो ये लेप्रोसी जो है लंबे समय से होने वाली बीमारी है, जो कि क्यूरेबल भी है, ठीक हो सकता है, इन्फेक्टियस डिजीज़ है, इन्फेक्शन फैलता है इसकी वजह से, इन्फेक्शन के भी वजह से होता है। इन्फेक्शन मतलब आपको बताया जा चुका है कि पैरासाइट, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी सब आते हैं हमारे शरीर पे अपने आप को जीवित रखने के लिए या फिर पोषण लेने के लिए हमारे शरीर से, बट उसके वजह से जो हमारे शरीर में अनफेवरेबल सिम्टम्स या फिर डिस्कम्फर्ट होने लगता है, उसी को हम इन्फेक्टियस डिजीज़ बोल देते हैं। ओके, यस, नर्व डैमेजिंग हो सकता है, और स्किन पे हमारे ऐसे यहाँ पे घाव बनने लग सकता है, ऐसी चीज़ें हो, सुन्न हो जाएगा। नर्व डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है, नर्व जब डैमेज हो जाएगा कोई कुछ हमें पता ही नहीं चलेगा, आप हाथ ऐसे रखेंगे ऐसे ही रहेगा, आप इसको हाथ को जलाएंगे भी तो भी नहीं पता चलेगा आपको कि जल रहा है या क्या हो रहा है ना। नर्व डैमेज जब हो जाते हैं तो ऐसी भी दिक्कत है। लेप्रोसी इज़ काज्ड बाई इन्फेक्शन विद द बैक्टीरिया, इट मेनली अफेक्ट द स्किन, आई, नोज एंड पेरिफेरल नर्वस, डिस्कवर्ड बाई हैंसन इन 1893। ये नहीं पूछता साइंटिस्ट वगैरह का नाम। इसमें जो इन्फेक्टियस डिजीज़ है, और मेनली ये चमड़ी को, आंखों को, नाक को, ये सबको प्रभावित करता है, ऐसे आप हिल डुल नहीं पाएंगे, ये सब चीज़ें दिक्कत है ना। कास्टिव एजेंट क्या है, लेप्रोसी इज एन इन्फेक्शन काज्ड बाय द स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया काज्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। वहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, और ये जो लेप्रोसी है माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है, LEPREA, लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। लक्षण क्या क्या आते हैं, लेप्रोसी पूछ देता है, याद रखिएगा। और जो भी कास्टिव एजेंट वगैरह ये सब हेडिंग डाल के, काजिव एजेंट या कास्टिव एजेंट, है ना, ये प्रॉपर लिखिएगा एकदम हेडिंग डाल के, तभी नंबर मिलेगा। सिम्टम क्या, लक्षण क्या आएंगे, डिसकलर्ड पैचेज ऑन स्किन,
जो आपका स्किन है ना उस पर ऐसे मतलब देखिए अब हमारा क्या है, ऐसे लगभग सांवला चाहे जैसा भी रंग है, ये डार्किश रंग, तो ये हर जगह पे सेम है। लेकिन जब ये सब चीज़ें होती हैं लेप्रोसी वगैरह, तो डिसकलर्ड होने लगेगा जगह जगह पे, ओके, और पैचेज आने लगेंगे, मतलब ऐसे चकत्ते चकत्ते होने लगेंगे स्किन्स पे, ओके। थिक स्टिफ और ड्राई स्किन, मोटा जैसे लगने लगेगा स्किन, और कड़ा हो जाएगा, और ड्राई सूखा सूखा सा लगने लगेगा, एकदम जैसे लग रहा है चमड़ी छूट रहा है, ऐसा दिक्कत होने लगा। पेनलेस अल्सर, वहाँ पे पेनलेस घाव बन जाएगा, मतलब ऐसे डैमेजिंग टाइप का स्किन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे दर्द नहीं होगा क्योंकि नर्व डैमेज हो जाता है ऑन द सोल ऑफ फिट। और ये मेनली कहाँ हो सकता है पेनलेस अल्सर, हमारे फिट यानी पैरों के सोल में, जो नीचे वाला जैसे ये हथेली है वैसे ही नीचे होता है चमड़ी, मोटा मोटा, आपको पता है पैरों के, है ना, ओके। और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ आईब्रो हो सकता है, आईलेस, ये सब भौहें झड़ जाएंगी। ब्लाइंडनेस, अंधा भी हो सकता है व्यक्ति। स्टफ़ी नोज़, स्टफ़ी जकड़न वगैरह नाक में हो सकता है। नोज़ ब्लीडिंग, नाक से खून आ सकता है। पैरालिसिस एंड क्रिपनिंग हैंड फिट, पैरालिसिस यानी कि लकवा मार जाना, मतलब हाथ पैर एकदम हिले डुलेगा ही नहीं। पेन और टेंडन नर्व, पेन इन टेंडन और नर्व, अच्छा पेन जो दर्द होगा, टेंडम्स जो मसल्स वगैरह को बांध रखता है, जोड़े रखता है, और नर्व में दर्द हो सकता है। मसल वीकनेस, मसल्स जो है कमज़ोर होने लगेंगे। बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन, जलन होने लगेगा चमड़ी में, ऐसा महसूस होगा हमें, है ना। तो ये सब चीज़ें देखिए भैया है लेप्रोसी के लक्षण, बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है भाई। देखो हम हाथ पैर हिलाना बंद हो सकता है, नर्व डैमेज हो जाएगा, आईब्रो झड़ जाएंगे, सब मतलब दिक्कतें ही दिक्कत है माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से। तो भैया तुम पोषण मत ही लो यार, तुम ही मर जाओ, तुम दूसरे को मार के इतनी खतरनाक तरीके से अपने आप को जिंदा रखोगी, क्या मतलब है। चलिए कोई ना, तो अपने हाथ में नहीं है चीज़ें भाई, किसी को ना हो अच्छी बात है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलते कैसे हैं, तो ओरल नेजल रूट, मुख के रास्ते से, नाक के रास्ते से। ट्रांसमिशन फ्रॉम मिल्क ऑफ लेप्रोसी पेशेंट टू इवेंट्स, ट्रांसमिशन जो है मिल्क ऑफ लेप्रोसी, यानी कि किसी को दूध वगैरह, दूध जैसे माता होता है दूध पिला रही हैं तो उन बच्चों को फैल सकता है, ऐसे दिक्कत हो सकती है। प्रोलॉन्ग क्लोज कंटेक्ट विद लेप्रोसी पेशेंट, बहुत लंबे समय से आप लेप्रोसी वाले पेशेंट जो कोड है जिसको हुआ है, ये सब दिक्कतें हुआ है, उसके साथ ही रह रहे हैं एकदम, आप बचाव नहीं कर रहे हैं अपना, मास्क उसको नहीं लगा रहे हैं, ये सब दिक्कत है, तो हो सकता है आपको, ओके, ये चीज़ें हैं। फिर इसमें अगर ये क्लासिफिकेशन वगैरह छोड़िए, ज़्यादा नहीं जानना है ना। सिम्टम जानते रहिए, कास्टिव एजेंट जानते रहिए, और डायग्नोसिस में क्या हो सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, आप शरीर को देख के बता सकते हैं, मतलब देखेंगे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। स्किन बायोप्सी, बायोप्सी का मतलब होता है स्किन का थोड़ा सा पार्ट काट के ना उसको चेक वगैरह किया जाएगा, माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, इससे जाँच किया जाएगा। नर्व बायोप्सी, नर्व सेल्स को लेके बायोप्सी किया जाएगा, उसका जाँच किया जाएगा। एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग ये माइक्रोबायोलॉजी या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ये सब देखा जाता है कलर के सहायता से कि बैक्टीरिया कौन सी है, उसकी वजह से पता चल जाएगा, है ना। उसके बाद स्किन टेस्ट की वजह से भी पता चल सकता है। पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस आप वीडियो लेक्चर 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ओके। पैथोजेनेसिस ऑफ लेप्री होता कैसे है भाई, देख लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, इंटर टू द रिस्पायरेटरी सिस्टम वगैरह के द्वारा ये इंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बैसिली माइग्रेट टू न्यूरल टिश्यू एंड स्वान सेल मल्टीप्लाइंग स्लोइंग, ये जो है जो बैसिली है, इसके जो बैसिली छोटे छोटे जो पार्ट्स रहेंगे सेल्स के, वो माइग्रेट करेंगे और न्यूरल टिश्यू इन सब चीज़ के पास, स्वान सेल के पास मल्टीप्लाई करेंगे न्यूरोनल टिश्यू के पास, है ना। स्वान सेल आपने देखा था, नर्व का स्ट्रक्चर बनाया था, तो ओके, नर्व आपने ऐसे जो ये एक्सॉन बनाया था, एक्सॉन टर्मिनल सीधा, तो इसी पे ये जो पोर्शन होता है इसी में स्वान सेल होता था, ओके, तो उसी को बोलते हैं। तो स्वान सेल के पास ग्रोथ करेगा, ओके, स्लोली दिस काज इंक्रीज इन माइकोबैक्टीरियम लोड अफेक्टेड द सेल मेडिएशन इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी वगैरह को भी प्रोवाइड करता है, और काज लेप्रोसी, यानी कि इंटर किया रिस्पायरेटरी सिस्टम में मेनली ऐसे हो रहा है, और उसके बाद वहाँ पे सेल डिवीज़न होना स्टार्ट हो रहा है, और सेल डिवीज़न के बाद ये फैलने लग रहा है, और ये इम्यूनिटी को भी प्रोवाइड कर रहा है और
लेप्रोसी हो जा रहा है। ऐसे आप चार्ट वाइज लिख दीजिए और थियरी पोर्शन में भी लिख सकते हैं, या दोनों लिखिए या तो एक ही लिख दीजिए। ट्रीटमेंट, सेवरल ड्रग आर यूज, लगभग इसमें 6 महीने तक जो है हम यूज करते हैं डेप्सोन और रिफाम्पिसिन, ओके, यूज कर सकते हैं। आपको ट्रीटमेंट याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रीटमेंट यूज बाय द ट्रीटेड बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स, ओके, ये चीज़ें हैं। ओके भैया, प्रिकॉशन क्या है, बचाव क्या है, अवॉइड लॉन्ग टर्म क्लोज कंटेक्ट विद रिपीटेड पर्सन या फिर इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी पेशेंट है जिसको हुआ है उससे आप थोड़ी सी दूरी बना के रहें, लंबे समय तक उसी के पास बैठे ना रहें, हरदम सोएं, बैठे, खाएं, नहाएं, उसी कपड़ा पहन ले, ऐसा ना करें, है ना, प्रिवेंशन या प्रिकॉशन, ओके। अब आता है एक बचा है यूटीआई इन्फेक्शन, ये पूछता तो नहीं है लेकिन जान लीजिए यूटीआई इन्फेक्शन क्या है। यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन होता है यानी कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उसी को यूटीआई बोल देते हैं, ओके, जो कई पोर्शन में हो सकता है, क्योंकि आपको पता भी है यूरिनरी सिस्टम जो है 4 पोर्शन 4-5 ऑर्गन होता है, ये उसमें देख लेते हैं यहीं पे। किडनी वाला पोर्शन होता है, आपको एचएपी में बताया गया है, और फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर पार्ट जो मैंने दिया है इसके भी वीडियो लेक्चर के लिंक में दे दूंगा मैं, उसमें बताया गया है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे देखिए गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर कह रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर। कुछ गलत टर्म्स अगर यूज हो जाते हैं तो उसको या तो आप समझ जाया करिए या तो फिर मैसेज कर दिया करिए, सर आपने ये चीज़ गलत बोल दिया था, तो कोई बात नहीं, मैं आगे से और ध्यान रखूँगा कि मैं गलत ना हो मुझसे, ओके। तो ये पोर्शन होता है, ये किडनी हो गया, ये यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ओके। तो अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए, यूरेथ्राइटिस, इन्फेक्शन इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जब इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई उसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंतर्गत, यूरेथ्राइटिस यूरेथ्रा में। सिस्टाइटिस, इन्फेक्शन इन ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर में जब इन्फेक्शन हो जाए तो इसे सिस्टाइटिस बोल देते हैं, ठीक है। फिर है पिलोन फ्राइटिस, इन्फेक्शन इन किडनी, ये हो सकता है किडनी में इन्फेक्शन, ओके। उसके बाद वेजिनाइटिस, वेजाइना जो होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन है ना। कास्टिव एजेंट क्या होंगे इसके, देख लेते हैं कास्टिव एजेंट क्या क्या हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन कास्टिव एजेंट इज यूरोपैथोजेनिक इकोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई की वजह से होता है, जो हमारे शरीर में ही पाई जाती है उसकी वजह से हो सकता है, ओके, यूरोपैथोजेनिक इकोलाई, ठीक है। उसके बाद इट यूजुअली स्प्रेड टू यूरेथ्रा फ्रॉम एनस, ये फैल जाते हैं यूरेथ्रा और एनस की वजह से इधर उधर, तो हो जाता है बीमारी, ओके। सिम्टम क्या क्या आएंगे, पेल्विक पेन, पेल्विक पेन का मतलब है पेल्विक रीजन बोलते हैं, जो पेल्विक कैविटी, ऐसे जो हमारा अगर पोर्शन देखा जाए यहाँ नेक से लेके ऐसे जो पोर्शन बना पड़ा है ना, ये बस बनाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो आप ये मत कीजिएगा कि इतना गंदा फिगर। ये जो होता है ये थोरेसिक कैविटी होता है, चेस्ट वाला, फिर आता है एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाला पोर्शन, और फिर आता है नीचे वाला पोर्शन पेल्विक कैविटी। तो इसमें पेन हो सकता है पेल्विक कैविटी में, है ना, तो वही लिखा है पेल्विक पेन, यहाँ पे दर्द मरोड़ वगैरह ऐसा दर्द होने लगेगा, एकदम जैसे लगेगा। पेन विथ यूरिनेशन, जब हम पेशाब वगैरह करेंगे, जो जिससे हुआ रहेगा भैया या यूटीआई इन्फेक्शन, उसे यूरिनेशन में दर्द होगा। ऐसा नहीं एक आध बार हुआ तो ऐसा नहीं, कंटिन्यू कई 2-3 दिन ऐसे लगा तब हो सकता है कि आपको हुआ है, एक आध बार तो ऐसे नॉर्मली भी हो जाता है कभी कभार। ब्लड इन यूरिन, यूरिन में जो है खून आने लगे, नॉर्मली येलोइश या फिर ट्रांसपेरेंट वाटरी होता है हमारा यूरिन, बट उसमें कभी कभी जब रेडनेस आने लगे तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो गया है। बैक पेन, कमर वगैरह में दर्द होगा। नाउजिया एंड वोमिटिंग, हमें उल्टी या फिर उकाई आने लगती है, ऐसा हो सकता है। फीवर, बुखार हो सकता है। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जलन होगा पेशाब करते वक्त। लोअर एब्डोमिनल पेन, वही पेल्विक के नीचे पेन होगा सब। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कर सकते हैं, यूरिन सैंपल लेके टेस्ट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में करवा सकते हैं। ग्रोइंग यूरिनरी ट्रैक्ट बैक्टीरिया इन लैब, और यूरिन कल्चर, हम यूरिन कल्चर यानी कि प्रॉपर जो ग्रोथ के लिए चाहिए होता है बैक्टीरिया वगैरह के लिए, उसमें यूरिन के सैंपल को लेके डाल देंगे और देखेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है कोई कि नहीं। सीटी स्कैन कर सकते हैं, सीटी स्कैन उस पोर्शन का देखते हैं कि क्या दिक्कत वगैरह आ रही है। एमआरआई भी कर सकते हैं, ओके। पैथोफिजियोलॉजी या फिर पैथोजेनेसिस,
इसमें क्या होता है भैया, बैक्टीरिया है इन्वेजन डिक्रीज इकोलाई। इन्वेजन, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है तेज़ी से ग्रोथ करती है या फिर आक्रमण करती है, सीधे सीधे बोल सकते हैं आप, है ना। कास्टिव एजेंट मेनली कौन सा है, इकोलाई है, याद रखिएगा। एडहेयर टू म्यूकोसल सरफेस, वहाँ पे जो म्यूकस सरफेस है जो अंदर वाला, जैसे नरम नरम पोर्सन, जैसे बाहर हमारे क्या चमड़ी है, और वैसे ही जब मुंह में आप देखेंगे नरम नरम पोर्सन है पूरा घिरा हुआ है, उसे म्यूकोसल सरफेस बोल देते हैं। तो ऐसे ही हर जगहों पे है ना ऑर्गन के पास, तो वहाँ पे चिपक जाते हैं इकोलाई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया काजिंग यूटीआई इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, और किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट के, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी से लगाए यहाँ तक यूरेथ्रा तक पूरा किसी भी पार्ट में ये मल्टीप्लाई करने लगेंगे। मल्टीप्लाई यानी ढेर सारी होने लगेंगी, क्योंकि पोषण तो मिल ही रहा है उनको, खून वगैरह हर जगह प्रेजेंट है, खून में सब चीज़ें होती हैं, आपको भी पता है ना। तो उसके बाद है जब वो मल्टीप्लाई करने लगेंगे, इंटरप्शन इन द नॉर्मल होम्योस्टेसिस इन्वायरमेंट ऑफ द यूटीआई। अब होगा क्या, ये जब ग्रोथ करने लगेंगे तो हमारे जो नॉर्मली किडनी वगैरह ये सब काम करते हैं उनमें ये इंटरप्ट करने लगेंगे, हस्तक्षेप, उनके काम को प्रॉपर नहीं करने देंगे, दिक्कत होने लगेगी। अब फिर होगा क्या, इम्यूनो रिस्पांस बाय द बॉडी, इम्यून रिस्पांस भी थोड़ा सा बॉडी के द्वारा दिया जाएगा, मतलब इम्यून जो है काम करेगा ही भाई। इंक्रीज WBC सब्सिक्वेंट टू पस फॉर्म मिशन। अच्छा, WBC भी वहाँ पे पहुँचेंगे फाइट करने के लिए, कौन आया है चलो हम देख लेते हैं। और जब पहुँचेंगे ना भैया तो होता क्या है, जब वहाँ पे ढेर सारे, जैसे अब यहीं पे मान लो यूरिनरी ब्लेडर में पहुँच गए WBC, ढेर सारे WBC, तो ये आए लड़ते लड़ते मर गए दोनों, ये मर गया WBC वगैरह, यहाँ पे सेल्स मर गए, तो सेल्स वो नहीं निकल पाएंगे अगर यूरिनेशन के थ्रू चाहे जैसे भी, तो यहीं पे पस बनने लगेगा मवाद। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जिसे बोल देते हैं आप, ठीक है। जब इम्यूनो रिस्पांस होगा तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होगा, ये सब चीज़ें रिलीज़ होंगी, जो कि करते क्या हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह ये दर्द सूजन ये सब करवाते हैं ताकि वहाँ पे चीज़ें किल की जा सके। तो लास्ट में होगा क्या, अब इन दोनों को चेंज इन यूरिन कलर, जब पस बन जाएगा तो यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये इतना डिटेल में आपको नहीं याद रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ, बस लिखना कैसे वो चीज़ें हैं, आप पूरा मत लिखिए, जरूरी थोड़ी है, एक आध स्टेप आगे पीछे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान नहीं होना कि ये नहीं भूल गया मैं तो भाई, तो भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा एक आध स्टेप आगे पीछे हो सकता है, बस घबराना नहीं है, घबराएंगे कुछ नहीं लिख पाएंगे। ओके, द बॉडी रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस फीवर, तो बॉडी जो है फिर चेंजेस होगा बॉडी में, उसका फिजियोलॉजिकल कार्य करने के तरीके में, तो बुखार वगैरह होने लगेगा, सूजन हो सकता है पेल्विस वाले एरिया में, नैरो यूरिन पैसेज, हमारा जो यूरेथ्रा है इसमें सूजन वगैरह की वजह से ये पतला हो जाएगा, पतला हुआ दर्द होगा, जलन होगा, है ना। ये सब चीज़ बार बार यूरिनेशन करने का इच्छा होगी, ऐसे लगेगा। इरिटेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है वहाँ पे इरिटेशन यानी जलन वगैरह ऐसा डिस्कम्फर्ट होने लगा। तो यूटीआई में दिक्कत क्या है, अगर उसका क्या पैथोजेनेसिस है, बैक्टीरिया इंटर करेगा, ठीक है ना, बैक्टीरिया मान लो इंटर कर गया कहीं से भी, और यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है सब अंदर की तरफ यहाँ पे चिपक गया, और वहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करने लगेगा, मल्टीप्लाई करते करते उसके बाद क्या होगा, फिर वो होमियोस्टेसिस, वहाँ की चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। अब जब वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगी तो वहाँ की जो सेल में सूजन वगैरह ये सब चीज़ें होने लगेंगी, इम्यून रिस्पांस करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होगा, सूजन होगा, ये सब चीज़ें होंगी, फिर वहाँ पे पस बन सकता है, पस तो कलर चेंज हो जाएगा यूरिन का, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, दर्द होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा, बात खत्म। और फाइनली वी कैन से यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको आप चार्ट वाइज लिखिए, चार्ट वाइज भी लिखिए तो दूर दूर लिखिए, इसे एक लाइन लिखिए, एक दो लाइन का एरो दीजिए प्रॉपर एकदम बढ़िया से, जो भी लिख के ऐसे जैसे यूटीआई लिखिए, उसके बाद एरो दीजिए ऐसे, ठीक है प्रॉपर, है ना। तो लाइन भी बढ़ेगा और अच्छा भी लगेगा, चीज़ें सीधे सीधे पढ़ भी पाएगा जो एग्जामिनर रहेगा, जो कॉपी चेक करेंगे आपके, है ना। ये चीज़ें होती हैं। ट्रीटमेंट में वही है, इन्फेक्शन जब होता है तो सल्फामेथॉक्साजोल, फास्फोमाइसिन, सिफेट्रिक्सोन, ये सब चीज़ें दिया जा सकता है। ये ख़त्म हुआ भैया आपका, है ना, क्या, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, 5 चीज़ें। एक बार से 2 बार तक आप वीडियो देखेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, यही तो है, ख़त्म मैटर। इसमें लेप्रोसी इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरक्लोसिस इंपॉर्टेंट, और सबका लगभग कास्टिव एजेंट क्या क्या था, मेनिंजाइटिस में रूबेला वायरस, माइकोबैक्टीरियम न्यूमोनी था, है ना, नहीं स्ट्रेप्टोकोकस में न्यूमोनी था, टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफी था, है ना, लेप्रोसी में क्या था, माइकोबैक्टीरियम लेप्री था, ट्यूबरक्लोसिस में क्या था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, नाम सिमिलर है। यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या था, मेनली कास्टिव एजेंट
हिस्टेरेसिया कोलाई। ओके, याद रखिएगा 2 नंबर में कॉजेटिव एजेंट या इटियोलॉजी करके उसी को पूछ देता है आपसे, है ना, तो याद रहना चाहिए। और इसमें देखिए मेनली आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में एड्स पूछ देता है, तो इसको भी समझ लेते हैं और इन दोनों का कॉजेटिव एजेंट समझ लेते हैं, बस बात खत्म और ये वीडियो लेक्चर हो जाएगा समाप्त। और इसके पार्ट 2 और 3 में मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा, यानी कि लगभग 2-2.5 घंटे या 3 घंटे के वीडियो में आप पूरा पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, तैयार हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है भैया, चलिए तो एड्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ, तो एड्स, और एड्स देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 5 क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया था, उस 5 में ये पूछा था। कितना ज़रूरी है और कितना ये अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है, और ये हमें अपने रियल लाइफ में भी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ें एड्स वगैरह जो फैल रहा है, इन सब चीज़ों से ध्यान देना चाहिए। मेनली तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, बट और भी चीज़ों से फैलता है, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड जो दिया जाता है एक दूसरे को, इन सब चीज़ों से भी फैल सकता है। STD तो ही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और इंजेक्शन लगाते वक्त इन सब चीज़ों से फैल सकता है। और क्या हो सकता है, हाँ, सेविंग वगैरह कराते वक्त जो एक ही ब्लेड वगैरह का यूज़ कर देते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें फूल नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो लड़की है या लड़का है, कोई भी है ना। चलिए देखिए, पढ़ाई का सिर्फ मतलब ये नहीं है भैया कि हम पढ़ के पास हो जाएं, उसका रियल लाइफ में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में भी बहुत बड़ा योगदान है, और आप उसको जानते रहिए एज इट प्रैक्टिकली या अवेयरनेस के लिए जानिए इन चीज़ों को। ये नहीं कि ओ इतना बड़ा बोझा है बस पढ़ के जाए, कोई मतलब नहीं होगा, तब कोई मतलब नहीं है। आप फिर वही भटकते फिरेंगे, कहेंगे कि नौकरी नहीं मिला। सिर्फ नौकरी एक बना दिया गया है मेन व्यू, ऐसा कुछ नहीं है। आप जागरूक होने के लिए भी पढ़ते हैं, ओके। तो जानते रहिए चीज़ों को प्रॉपर, लोगों को समझा भी सके तो आपका इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ आपने पढ़ाई की है कुछ, है ना। तो जानने के लिए भी पढ़िए, सिर्फ पास होने के लिए नहीं। देखिए एड्स क्या है, AIDS ऐसे लिखता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो एक्वायर्ड प्राप्त है हमें या होता है जो, तो उसमें जब कमी आने लगे और ढेर सारी उसकी वजह से लक्षण आने लगे, तो उसी को एड्स कह देते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, ढेर सारे लक्षण, ठीक है, ओके, है ना। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़, इट इज़ एन इन्फेक्टियस डिजीज़ काज्ड बाय द वायरस। ये इन्फेक्टियस डिजीज़ है। इन्फेक्टियस का मतलब समझ ही रहे हैं आप कि क्या, पैरासाइट आया ग्रोथ करने के लिए और सर्वाइवल करने के लिए, और उसकी वजह से हमारे शरीर में दिक्कतें होने लगी, तो उसी को इन्फेक्टियस बोल देते हैं, है ना। तो ये वायरस की वजह से होता है। अभी तक सब बैक्टीरिया की वजह से हो रहे थे, ये वायरस की वजह से होता है भैया। STD डिजीज़, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, मेनली तो सेक्स को इंडिकेट कर रहा है STD, है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ट्रांसमिट का मतलब फैलना और डिजीज़ मतलब बीमारी, और किसकी वजह से, सेक्सुअल यानी कि जो मेल फीमेल या फिर मेल मेल जो भी है, सेक्स वगैरह करने की वजह से ये फैल रहा है, तो इसकी वजह से होता है। तो वायरस, एड्स इज़ द मोस्ट कॉमन इम्यून डिफिशियंसी ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड टुडे। एड्स जो है बहुत ही सामान्य इम्यून डिफिशियंसी बीमारी, यानी इम्यूनिटी को गिराने वाली बीमारी हो गई है आज पूरे विश्व में। बहुत कॉमन बीमारी हो सकी, सोचो कॉमन है लेकिन और लाइलाज भी है भैया। इसका इलाज नहीं है, ख़त्म हुआ तो मतलब ख़त्म, टाटा बाय बाय, ये वाला सिस्टम है इसका, जिसको हो गया। तो ये चीज़ें हैं, तो अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसीलिए ये मेनली बार बार पूछता है, इसीलिए पूछता है कि जागरूकता होने के लिए, कम से कम हम याद करने के लिए, पास होने के लिए ही पढ़ेंगे, तो भी तो कुछ तो याद जान जाएंगे ना। अरे भैया ये होता है एड्स का मतलब, समझें। तो इसीलिए बार बार इसको पूछ देता है। द वायरस ट्रांसमिटेड बाय द बोथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एज वेल एज अदर नॉन सेक्सुअल मेथड। ये सेक्सुअल चीज़ों की वजह से भी फैल सकता है और नॉन सेक्सुअल, वही मैंने अभी बताया ना कि सेक्स करने से फैल सकता है, या फिर ब्लड आदान प्रदान करने से, इंजेक्शन लगाने से, या सेविंग वगैरह करवाने से हो सकता है। उसके बाद है ऑफ कंटामिनेटेड नीडल इन ड्रग ऑफ द एडिक्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें, तो वही नीडल वगैरह सुई की वजह से। काजिव एजेंट या काजिटिव एजेंट या इटियोलॉजी, HIV की वजह से होता है। इट इज़ काज्ड बाई या इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द HIV वायर, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस फुल फॉर्म है, ओके। प्रॉपर आप लाइन में लिखा करिए, सेंटेंस वगैरह में पेज भरेगा आपका प्रॉपर, है ना, ओके। सिम्टम क्या आएंगे, लक्षण, क्योंकि इसमें ढेर सारे बस लक्षण ही आएंगे,
मतलब ये सीधे सीधे है कि इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और इम्यूनिटी जब वीक हो जाएगी तो ढेर सारे लक्षण आएंगे, कुछ भी होगा, सर्दी होगा ठीक ही नहीं होगा, जुकाम हो गया ठीक ही नहीं होगा, चोट लग गया वो हील ही नहीं होगा, घाव ही नहीं भरेगा, है ना। तो वो ढेर सारे लक्षण आएंगे और धीरे धीरे आदमी मर जाएगा, क्योंकि डिग्रेडेट होते रह रहे हैं, सेल्स वगैरह डेथ करते जाएंगे, प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं काम करेगी, बार बार आप बीमार पड़ेंगे, धीरे धीरे वेट लॉस होगा, भूख नहीं लगेगी, खत्म। फीवर, हेडेक, मसल्स एक, मसल्स में दर्द होगा, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होगा, रैसेस लाल लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, श्योर थ्रोट, खट्टा खट्टा थ्रोट, गला वगैरह रहेगा, पेनफुल माउथ सोर, यहाँ पे घाव बन जाएंगे मुंह में, ये सब दिक्कत होगी। डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन होगा, जानते ही हो भैया क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की कमी, इन सब चीज़ की कमी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। वेट लॉस होगा, कफ, GH होता है, कफ, खांसी आएगा, नाइट स्वेट, रात में पसीना वगैरह होना, ये सब चीज़ें दिक्कतें होंगी, सब एक किनारे से लिख सकते हैं, जितने लक्षण आपको याद है कहीं ना कहीं। फेटिग्यू, मूर्छित हो जाना, थकान होना। स्वेलन लिम्फ नोड्स जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो बचाते हैं हमें इम्यूनिटी की तरीके से काम करते हैं, लड़ते हैं, वो भी सूजन हो जाएगा उनमें। निमोनिया हो जाएगा, है ना। निमोनिया जो क्या होता है, एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है, जो हमारे लंग्स वगैरह में पानी भर जाता है या पस वगैरह भरने लगता है, तो निमोनिया बोल देते हैं, जो मेनली बुढ़ों में और बच्चों में होता है, लेकिन जिसको एड्स वगैरह हो गया तो उसको निमोनिया भी हो सकता है भैया, यानी फेफड़े चोक कर जाएंगे, जाम हो जाएंगे। चिल्स, ठंडी लगेगा। वीकनेस, थकान होगी बहुत, ये सब दिक्कतें। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स के लिए कौन से टेस्ट किया जाता है? इलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बिट एसे, याद रखिएगा, हो सकता है 2 नंबर में पूछ दे। इलिसा टेस्ट रिलेटेड टू, डायरेक्ट लिख देगा, एक्सप्लेन द इलिसा टेस्ट, या फुल फॉर्म द इलिसा टेस्ट, या डिफाइन द इलिसा टेस्ट, है ना। ओके, तो इलिसा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बिट एसे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी होता है, एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है, और PCR टेस्ट भी होता है। एड्स के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेना, 1 बार 2 बार, क्योंकि बार बार पूछता है, और अच्छे से लिखोगे 2-3 पेज में तो प्रॉपर नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर में अगर पूछा है तो 5 नंबर तो मिल जाएगा कम से कम, बढ़िया से हेडिंग डाल के लिखोगे तो 4 नंबर मिलेगा। क्योंकि बहुत नंबर भी काटते हैं भाई सब, पता नहीं क्यों काटते हैं इतना नंबर एग्जाम में, मुझे खुद नहीं समझ आता। अच्छों बच्चों का भी नंबर काट के एकदम, हाँ कुछ होते हैं भैया राइटिंग नहीं सही है, चाहे नहीं लिख पाते हैं तो काटता है, तो भाई एक समझ आता है, ठीक है क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छे बच्चों का मतलब कि जो अच्छे से प्रॉपर लिखते हैं चीज़ें, उनको पता भी है, उनका भी नंबर काट लेते हैं। तो आप बढ़िया से लिखिए, बैक वगैरह का कोई झंझट नहीं है ना। पैथोजिनेसिस कैसे कैसे होता है भैया? रिट्रोवायरस से मतलब होता है RNA वायरस, जिसमें RNA पाया जाता हो, तो RNA वायरस जिसे आप सीधे सीधे HIV भी बोल सकते हैं, है ना, इसमें RNA पाया जाता है। ओके, वायरस में या तो RNA पाया जाएगा या तो DNA पाया जाएगा, तो ये RNA वाला है HIV। सिंगल स्ट्रैंड RNA, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड RNA रहेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे HIV DNA से जुड़ेगा, ठीक है ना, RNA जो है DNA से जुड़ जाएगा। ओके, प्रॉपर। HIV DNA बाइंड टू विथ नॉर्मल DNA, ठीक है, ये DNA जो बना है, जिसे सीधे से मतलब ये है कि RNA है वायरस में जो बाहर था, क्योंकि ये वायरस की एक क्वालिटी है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ये बाहर रहेंगे तो निर्जीव रहेंगे, और जब शरीर में आएंगे ना जीवित हो जाएंगे। तो ये बाहर ऐसे हैं RNA फॉर्म में, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में ये ऐसे DNA के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। और जब HIV DNA हो रहा है, HIV DNA जो बाइंड कर रहा है नॉर्मल DNA से, जो हमारे शरीर में DNA प्रेजेंट है, ओके, जो शरीर में DNA प्रेजेंट है उससे बाइंड कर रहा है। समझ बात, यानी कि HIV में RNA था, ठीक है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो बाहर जब है शरीर से, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम के प्रेजेंस में, ये एंजाइम है, एज लगा हुआ है ना एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में HIV DNA वहाँ पे बन जा रहा है। और वो जब DNA बाइंड हो रहा है नॉर्मल DNA से, हमारे सेल्स के DNA से, तो क्या फिर वहाँ पे ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम आ रही है, और इस एंजाइम के प्रेजेंस में HIV mRNA सिंगल स्ट्रैंड RNA, और यहाँ पे फिर HIV मैसेंजर RNA बन जा रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके, एंजाइम का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, है ना। RNA से DNA बना, DNA से फिर वो बाइंड कर रहा है हमारे DNA से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2 चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है, 2 स्टेज में अब चीज़ें होने लग रही हैं। फर्स्ट mRNA और सेकेंड mRNA, मैसेंजर RNA जो है 2 यहाँ पे बने, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, ये जो है राइबोसोम और प्रोटीन बनाएगा। मैसेंजर RNA से राइबोसोम और प्रोटीन बनता है, राइबोसोम से प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पे मैसेंजर RNA डायरेक्टली एक क्या काम कर रहा है, टू इन्फेक्ट अदर सेल, ये अदर सेल्स जो आसपास के सेल्स हैं उनको अब इन्फेक्शन करने लगेगा, दिक्कत करने लगेगा। हेल्प टू टी सेल
डिस्ट्रक्शन, और यहीं पे टी सेल का डिस्ट्रक्शन होने लगा। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विखंडन या फिर तोड़ना या ख़त्म कर देना, डिस्ट्रक्शन। काज्ड लॉसेस इम्यूनिटी, और इसके वजह से जब टी सेल जब ख़त्म हो जाता है ना भैया, टी सेल और बी सेल, ये लिम्फ सेल होते हैं, यही मेन दो सेल होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं। तो जब टी सेल ही डैमेज हो जाएगा, टी सेल ऐसा सेल है ना जो अदर सेल्स को, जो बाहरी फालतू सेल्स है उनको पहचानता है। ओके, तो टी सेल भैया, तो टी सेल को ये डिस्टर्ब करते हैं और उसकी वजह से इम्यूनिटी लॉस होती है और एड्स हो जाता है। ट्रीटमेंट में नो क्योर एग्जिस्ट फॉर एड्स। एड्स जो है, एड्स से संबंधित कोई ठीक करने की हमारे पास तरीका ही नहीं है। फ्यूचर इनहिबिटर ब्लॉक्स HIV एंट्री इनटू द टी सेल, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम रोक सकें HIV को इंटर करने में टी सेल से, ये सब दिक्कत। टी सेल का थोड़ा सा रोल समझ लीजिए भैया। टी सेल है क्या ना, ये टी का कोई मतलब नहीं है, मतलब फुल फॉर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बी सेल, टी सेल और बी सेल, ये लिम्फेटिक सिस्टम आपने जब HAP में पढ़ा था तो उसमें हमने भी पढ़ाया था अपने क्लास में। अभी वीडियो लेक्चर नहीं अपलोडेड है इस पर, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार हम अपलोड कर देंगे, तो आपने पढ़ा होगा जरूर कहीं ना कहीं। तो टी सेल क्या होता है ना, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज द एंटीजन, जो बाहर से सेल्स वगैरह आते हैं या कोई भी चीज़, उसको पहचानता है कि ये कौन है भैया, आखिर क्यों आया है, अपना ये क्या कि गैर है, तो पहचानता है। उसका बी सेल क्या है ना, उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये रोल है। जब टी सेल ही डैमेज कर देगा HIV, तो जाहिर सी बात है आपकी शरीर जो है तरह तरह की बीमारी, लक्षण ये सब आने लगेंगे, और एक अवस्था ऐसी भी आएगी कि असामयिक मृत्यु हो जाएगी, यानी बिना समय के मृत्यु हो जाएगी, है ना। ओके, तो आपने ये एड्स के बारे में पढ़ लिया भैया, ठीक है। हाँ, सीधे सीधे याद रखिएगा, पैथोजेनेसिस में रेट्रोवायरस यानी वही RNA वायरस या फिर HIV वायरस जो है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में DNA बनाता है, HIV DNA बनता है, और HIV DNA जो बाइंड करता है हमारे नॉर्मल से यानी हमारे शरीर के सेल से, और वहाँ पे अब ढेर सारे अब वायरस बनने लगेंगे। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में mRNA बनेंगे, और mRNA दो तरीके के रहेंगे, mRNA और सेकेंड mRNA। ये काम क्या करेंगे, एक राइबोसिन प्रोटीन बनाएगा और एक जो है डायरेक्ट यहाँ पे आके फिर यहाँ से चीज़ें ये इन्फेक्ट करेगा अदर सेल्स को, और यहाँ पे हेल्प टी सेल डिस्ट्रक्शन, और ये ऐसा मदद करेंगे सब जो है टी सेल को डिस्ट्रक्शन करने में, टी सेल को मारने में, ख़त्म करने में, और जिसकी वजह से इम्यूनिटी ख़त्म, और फिर एड्स हो गया भैया। एड्स का मतलब ही है कि हमारी इम्यूनिटी डिफिशियंसी हो जाएगी, इम्यून की कमी हो जाएगी, और ढेर सारे लक्षण आने लगेंगे, और उसकी कोई बीमारी है नहीं। तो आप याद रखिएगा और प्रॉपर लिख डालिएगा एकदम, ओके। और यहीं पे बस गोनोरिया और सिफिलिस के बारे में बस थोड़ा सा उसका कास्टिव एजेंट जान लीजिए, बस। पैथोजेनेसिस आप वही सब चीज़ें लिख डालिएगा कि ये फैलते हैं और सेल डिवीज़न करते हैं। अगर पूछ दे तो, वैसे पूछेगा नहीं, एड्स के बारे में ही जरूर पूछता है, ओके। तो गोनोरिया जो है एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, नाइसेरिया माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है, ठीक है, नाइसेरिया माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है। दिक्कत क्या आएगी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो जॉइंट्स में पेन होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होगा, यूरिनेशन के दौरान पेन होगा, ये होगा, ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों में होगा, ठीक है। और पस भी बन सकता है, ठीक है ना, और नीचे पेट वाले पोर्शन में दर्द होगा, पेल्विक पोर्शन में। पैथोजेनेसिस देखो, नाइसेरिया, गोनोरिया, बैक्टीरियम, ये सब अटैचमेंट म्यूकोसल सेल सरफेस, वही है कहीं ना कहीं UTI की तरीके से, है ना, ओके। ट्रीटमेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट देंगे हम, बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक वगैरह देंगे। गोनोरिया का कास्टिव एजेंट क्या है भैया, नाइसेरिया गोनरी, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइसेरिया गोनरी बैक्टीरियम, है ना, आप याद रखिएगा, पेपर में पूछ देता है। और सिफिलिस की चीज़ें क्या है, अगर नोट्स चाहिए होगा तो मैसेज कर दीजिएगा भैया आप लोग, मतलब कमेंट्स कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा सा PC फार्मा को सपोर्ट करते रहिए और बताते रहिए आप लोग वीडियो लेक्चर कैसा लगा, हेल्पफुल है कि नहीं है, कहाँ पे क्या कमी है, बताते रहिए, तभी तो ग्रोथ होगा, है ना। कमियों से भागने वाले नहीं है भैया हम, कमी बताएंगे हम उस पर सुधार करेंगे। सिफिलिस क्या है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूजुअली स्प्रेड सेक्सुअल कंटेक्ट स्टार्ट है द पेनलेस सोर। ये पेनलेस सोर से, यानी कि दर्द बिना, ऐसे घाव हो जाएंगे ना सेक्सुअल पार्ट्स पे या शरीर में कि दर्द वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ओके। दो टाइप के होते हैं, कंजेंटाइल सिफिलिस और एक्वायर्ड सिफिलिस। कंजेंटाइल का मतलब है जन्मजात सिफिलिस होता है, जैसे माता को हुआ तो वो गर्भ में ही बच्चे में फैल जाएगा और उसको भी सिफिलिस हो जाएगा, बहुत बेकार बीमारी भैया ये भी। एक्वायर्ड सिफिलिस, एक्वायर्ड मतलब जो आप खुद से हुआ, जैसे किसी पेशेंट जो व्यक्ति है वो सफ़र कर रहा था सिफिलिस से, आपने उसके टच में आया कैसे भी, चाहे ब्लड
फैल गया इधर उधर, चाहे म्यूकस, चाहे सेक्सुअल कंटेक्ट, तो उसकी वजह से फैल गया तो उसे एक्वायर्ड सिफिलिस बोलते हैं। ठीक है, ओके। और इटियोलॉजी क्या है या काज, सिफिलिस इज काज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया, याद रखिएगा ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया। ओके, सिफिलिस जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया की वजह से होता है। पैथोजेनेसिस देख लीजिए, इन्फेक्शन, इसमें 2-3 स्टेज में होता है चीज़ें, तो इन्फेक्शन जो है फैलता है। टी पैलिडम वीक में प्राइमरी सिफिलिस स्टेज, इसमें होता क्या, चांसरे बनता है। चांसरे क्या है, एक ऐसा गांठ जो बनता है ना भैया, जो दर्द नहीं होगा, दर्द वगैरह नहीं होगा, चांसरे। ये जगह जगह पे सेक्सुअल पार्ट पे, वजाइना, इन सब जगहों पे ऐसे गांठ बन सकता है, इसमें दर्द वगैरह नहीं होगा, है ना। चांसरे का मतलब ऐसा गांठ है जो सिफिलिस के दौरान हो रहा है जिससे दर्द नहीं होता है। सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, म्यूकस पैचेस, यानी कि चकत्ते चकत्ते ये फूलना सा ऐसा हो जाएगा, रेसेस, लाल लाल चकत्ते बनने लगेंगे। और कैंडिलोमा लेटम, ये भी, इसका भी मीन यही होता है ना कि चकत्ते बनेंगे, पेनफुल कंडीशन आएगा, लेकिन ये अंतर है, चांसरे में दर्द नहीं होगा जब गांठ बनेगी, और कैंडिलोमा लेटम में क्या होगा, या लाटा भी बोलता है इसे, तो इसमें दर्द होगा, इन्फेक्शन जब होगा ये सब चीज़ें दिक्कत होगी, है ना। ये पैथोजेनेसिस है। लेटेंट फेज का मतलब होता है सीधे सीधे, लेटेंट का मतलब होता है अव्यक्त, मतलब आपको कोई सिम्टम लक्षण आएगा ही नहीं, नो लेजन और सिम्टम आर सीन, कोई भी लक्षण हमें पता ही नहीं चलेगा, ये होता है इसमें। तो प्राइमरी स्टेज जिसमें चांसरी बनेगा, सेकेंडरी स्टेज जिसमें पैचेज वगैरह बनेंगे, और कैंडिलोमा लेटम होगा, और लेटेंट में कोई सिम्टम आता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। टर्शियरी में होता क्या है, गुमा एक ऐसी दिक्कत है, गुमा में ऐसे गांठ बन जाएंगे मुंह के अंदर या ऐसे, जो बहुत पेनफुल रहेंगे। न्यूरोसिफिलिस यानी न्यूरॉन्स वगैरह भी डैमेज करने लगेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट से संबंधित भी बीमारी होने लगेगा, दर्द वगैरह चेस्ट में, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। फॉर मंथ टू ईयर, यानी कि सिफिलिस भी घातक है, डेथ हो सकता है। ठीक है ना। गोनोरिया थोड़ा सा फिर भी इन सब से कंपेरिजन में ठीक है, मतलब उसमें कमी दिक्कत, ठीक क्या, बीमारी कोनो नहीं ठीक है ना। साइन एंड सिम्टम क्या है भैया, देखिए इसमें अलग अलग स्टेज में अलग अलग दिक्कतें आती हैं। वही प्राइमरी स्टेज में चांसरी होगा, समटाइम फीवर होगा, चांसरी यानी वही गांठ बनेगा लेकिन दर्द नहीं होगा। सेकेंडरी स्टेज में बॉडी रैसेस, म्यूकस पैचेज इन माउथ, एलोपेकिया मतलब होता है हेयर लॉस, बाल झड़ने, वही कैंडिलोमा लाटा, ठीक है ना, या लैटम भी बोल सकते हैं। पेनफुल ऑर्डर, इन्फेक्टिस लेजन नियर वल्वा एंड एनस। वुल्वा जो क्या होता है, वैजाइना जो होता है ना, वैजाइना योनि महिलाओं में, तो उसी के वैजाइना, इसी के ये अगल बगल वाला पोर्शन यहाँ पे होता है वैजाइना, ऐसे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये अगल बगल वाला जो मसल्स है ना, इसी को वुल्वा बोल दिया जाता है। तो वहाँ पे पेनफुल ऑर्डर्स और इन्फेक्टिस लेजन घाव हो जाएंगे जो दर्द करेगा, और मैं बहुत उसमें दुर्गंध आएगा, ये सब दिक्कतें होंगी। उसके बाद ईयरली लेटेंट स्टेज, इसमें कोई सिम्टम ही नहीं दिखेगा, ऐसा भी हो सकता है। 1-1 साल तक ऐसा होगा, लेकिन इन्फेक्शन आपको हुआ है, आप अंदर से पीड़ित रहेंगे, वीक होगा बॉडी, ये सब दिक्कतें होंगी। लेट सिफिलिस, आर्गन डैमेज, लेट सिफिलिस में बहुत जब ज़्यादा दिन हो जाएगा तो इसमें आर्गन वगैरह डैमेज होने लगेगा, हार्ट वेजल्स, ये सब चीज़ें, है ना। लीवर डैमेज, बोन्स, जॉइंट्स, ये सब डैमेज होने लगेगा। और गुमा लेसन्स, यहाँ पे भी बड़े बड़े गांठ होने लगेंगे मुंह के अंदर, शरीर के अंदर, कहीं कहीं पे भी। डायग्नोसिस क्या है, डायरेक्ट टेस्ट आप करवा सकते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन और माइक्रोस्कोप की सहायता से। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो हमारा फ्लूइड होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें से निकाल के उसको टेस्ट करेंगे कि इसमें सिफिलिस के बैक्टीरिया है कि नहीं। सिफिलिस की बैक्टीरिया यानी कि ट्रेपोनेमा पैलिडम, ओके, इसमें से निकाल के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। ट्रीटमेंट क्या है, इट यूज बेंजीथिन, बेंजिल, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक है ये सब, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, तो ये सब यूज़ होते हैं। तो भैया आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आपकी चीज़ें कंफर्म भी हो गई होंगी 5th यूनिट को लेके, और बेस्ट ऑफ लक। और मेरी मेहनत भी लगी, खैर आप पेपर में अच्छे से लिख के आएंगे तो मैं भी मानूंगा कि हाँ भैया सब मेहनत सफल हो गया, बात ख़त्म, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप याद रखिए, और धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने प्यारे इस चैनल पीसी फार्मा को। थैंक यू। अगर नोट्स चाहिए होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर याद हो जाए 1-2 बार पढ़ के तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब लास्ट में आप लिखे हो कहेंगे फालतू परेशान होंगे, तो एक बार बस इन सब का कॉजेटिव एजेंट देख लेते हैं। क्या है, एड्स का, HIV वायरस, सिफिलिस का क्या था, ट्रेपोनेमा
टर्पेनोमा पैडिलम, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, हाँ पैलिडम, ओके पैडिलम बोल दिया था, सॉरी। उसके बाद है गोंड्रिया का क्या था, माइकोबैक्टीरियम गोंड्री बैक्टीरिया, ठीक है ना। और इधर था मेनिंजाइटिस में रूबेला वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, टाइफाइड में सॉल्मोनेला टाइफिस, लेप्रोसी का क्या था, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्यूबरक्लोसिस का क्या था, ट्यूबरक्लोसिस सॉरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई याकुलोसिस, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मेनली इचरेसिया कुलाई। तो भैया जी धन्यवाद सबको, और टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए, और अच्छे से बिना बैक और के एकदम पेपर क्लियर करिए, बढ़िया से एकदम राइटिंग वगैरह लिखिए। बहुत अभी 1 हफ्ता समय है लगभग आपके पास, कम से कम आप प्रॉपर पढ़ेंगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, हमें आप पे यकीन है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, है ना, बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।